हेलो। वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां पर हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले भाग को। ये इस वीडियो सीरीज का तीसरा भाग है। तो अगर आपने पहले के दो भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a²। ठीक, ये 6a² क्यों होता है? क्योंकि घन जो है वो स्क्वायर से बनता है। ठीक है, आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक, अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। अगर इसको इसकी एक भुजा के बराबर ही ऊंचाई दे दी जाए तो ये घन बन जाता है। इसकी ऊंचाई भी भुजा के बराबर ही रखें तो ठीक, नहीं तो ये घनाभ बन जाएगा। तो इसकी ये हमने हाइट दे दी, उसकी भी जो लेंथ है वो भी ए यूनिट ही रखी। तो आप देखेंगे कि अब स्क्वायर जो था उसमें केवल एक ही सरफेस बन रहा था। ठीक, ये अब लेकिन इसमें 6 सरफेस बनेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल आकृति हो गई है। इसलिए जो इसका एरिया होता है वो 6 टाइम जो स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है। तो क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, क्योंकि 10 मानने से 100 बन जाएगा, और 100 करके परसेंटेज के क्वेश्चन को दोबारा से आंसर आने के बाद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया 100। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो 6 है इसको मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि अगर परसेंटेज किसी चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू दी है उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, जैसे ये 6a² है, और आगे भी अगर हमने इसको 2 टाइम कर दिया, मान लीजिए कि 2a into 2a। ठीक, तो इसकी जो 6 की है उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि इससे कट जाएगा अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो। इसलिए अब देखते हैं क्या दिया है। इस भुजा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब 100 थी, उसको ये 10 थी भुजा, 10 को दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 20। फिर इसको किया तो 20, कितना आया, 400। यहाँ पे कितना था, 100। 100 से कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का, 300 का। तो ये 100 इसीलिए हमने लिया था क्योंकि आंसर आने के बाद में दोबारा से आपको इसको सॉल्व नहीं करना। इसमें पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, केवल वृद्धि पूछी है, इसलिए 300% होगा। ठीक, अगर ये पूछता कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है यदि a/3 इक्वल टू b/2 बराबर c/3, तो इस इक्वेशन की वैल्यू पूछिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो a की वैल्यू यही मान लेंगे, b की जो इसके नीचे दी है c की वैल्यू यही मान लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू 3, तो 3 प्लस b की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू c की वैल्यू 1 दी हुई है और b की वैल्यू 2 दी है। तो 3 2 5, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 7/2 आंसर आएगा 3 दशमलव। लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x+2y इक्वल टू -5 है, का अद्वितीय हल होगा। देखिए, जो एक इक्वेशन होती है उसके 3 हल हो सकते हैं। एक तो यूनिक हल हो सकता है, ठीक है, यूनिक, और दूसरे उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक, अनंत। और तीसरा उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। इनके लिए कंडीशन क्या होती है, जब इक्वेशन को, जो इक्वेशन दी है, इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ये इनके जो कॉफिशिएंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो पहली इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो पहली इक्वेशन के लिए जो a रहेगा, a1 रहेगा, वो 1 रहेगा। ठीक है, और b1 जो रहेगा वो -a रहेगा। ठीक है, जो c1 रहेगा वो 2 रहेगा। इसको इधर करेंगे या फिर इस साइड करेंगे, जिस साइड करने हैं दोनों ही इक्वेशन के जो ये कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड रखना है। या तो आप राइट साइड रखिए या तो लेफ्ट साइड रखिए, तो उसमें आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
तो यहाँ पे 2 है। दूसरी इक्वेशन की अगर कंपेयर करें, A2 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू जो है 2 है और C2 जो है -5 है। तो इनके लिए कंडीशन क्या होती है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो A1/A2 इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के। ठीक, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो तीनों जो है इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक, और अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे हमें किससे काम है, यूनिक सोल्यूशन वाले से। तो देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 हमारा क्या है, सीधे वैल्यू रख रहे हैं 1/3 जो A2 दिया है, इज नॉट इक्वल टू B1 कितना है -K। ठीक, अपान 2। K की वैल्यू पूछी गई है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, -K इक्वल टू 2/3। माइनस को उधर ले जाएंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ऑप्शन हमारा ये तीसरा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो पूछा गया है बी और सी मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि सी जो है ए और बी जितने टाइम में मिल के काम करते हैं उतने में अकेले कर रहा है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ए और बी मिलकर कितने टाइम में काम कर रहा है। इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक, ए आया 24, 6 4 जा और 8 3 जा। तो ए और बी जो मिलकर काम करेंगे, ए और बी का जो काम करने के दिन होंगे वो होंगे 24 डिवाइड बाई, क्योंकि ये जो काम है 4 यूनिट ये 3 यूनिट ये, तो ये एक दिन का काम होता है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ डेज और ये है एफिशिएंसी। ठीक, ये एफिशिएंसी होती है एक दिन में काम करने की क्षमता। ये हो गई 7। इतना आया, इसको कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि अभी हमें आगे सॉल्व करना है। अब दिया है कि सी इतने ही टाइम में काम करता है, मतलब सी जो है वो 24/7 डेज में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो हमसे पूछा गया है बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं। बी और सी, तो बी जो है वो काम करता है 8 डेज में और सी काम करता है 24/7 डेज में। का एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। ठीक, तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। ठीक, एचसीएफ नीचे का, इसके नीचे 1 रहेगा तो 1 का एचसीएफ जो है 1 ही रहता है, तो वो इसमें कोई चेंजेस लाएगा नहीं। तो ये 3 टाइम जाएगा और ये 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 का 3 में करेंगे तो 24। तो इसलिए जो बी और सी मिलकर काम करेंगे तो वो 24 डिवाइड बाई 10 इसलिए क्योंकि इनके जो एक दिन की यूनिट आई, इसकी 3 और इसकी 7, तो इसको कट कर दीजिए। ये आएगा 12/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और ये 2/5। ठीक, इतने हम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन चौथा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। मतलब 75 अंकित होना था और 57 अंकित हो गया। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ज्यादा लिखना था लेकिन उन्होंने कम को लिख करके वैल्यू को सॉल्व किया है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो माध्य है वो भी कम आएगा। ठीक, तो सही माध्य क्या होगा, सही माध्य जो होगा वो पहले वाले माध्य से ज्यादा होगा। ये आप चीज इससे समझ गए। इसमें दिया हुआ कि 75 के स्थान पर 57 लिख दिया है। ठीक है, तो 75 लिखना था लेकिन 57 लिखा है, कम लिखा है, ज्यादा लिखना था
इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें ऐड होगी। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन 58 से बहुत कम है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 58 से कम वाली इवन कोई वैल्यू नहीं होगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और एक ही ऑप्शन बनता है, उसको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले माध्य था हमारा 58.5। ठीक, अगला जो माध्य था तो 75 लिखना था, उसकी जगह लिखा गया कितना, 57। ठीक है, 57। तो कितने का डिफरेंस रहा है यहाँ पे, डिफरेंस रहा है यहाँ पे 18 का। ठीक, और स्टूडेंट कितने हैं, 30। तो पर स्टूडेंट कितना आएगा, चेंज होगा 0.6 का। ठीक है, 36 जा, तो वो प्लस का रहा ना, क्योंकि कम लिखा हुआ था, तो वो इसमें ऐड कर देंगे 0.6 को, तब भी आ जाएगा 59.1। मैं समझता हूँ इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कोई ऑप्शन ही नहीं था जो 58.5 से कम हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है, यदि बिंदुओं 3, 5, 6, y एवं -3, 4 का केंद्रक x, y है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते होंगे कि केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं, ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये त्रिभुज बना लेते हैं। तो इनके भुजाओं के ये दे दिए है 3, 5, और पहली जो वैल्यू होती है वो x होती है, और दूसरी y होती है। ठीक, दूसरा है 6, y, और तीसरा है -3, 4। ठीक, जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं वो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y के जो होंगे वो सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 कितना दिया हुआ है, 3, 3, x2 6, प्लस ये माइनस में है तो इसको -3 लिखेंगे, प्लस है, डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6/3 आएगा। इसको जो डिवाइड करेंगे 2। y के लिए देखते हैं, y में दिया y इक्वल टू y1 की वैल्यू है 5, प्लस y2 की वैल्यू है 4, प्लस y3 जो है उसकी वैल्यू, सॉरी y2 की वैल्यू y थी, तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेड में डिवाइड बाई 3, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 9 प्लस वाई, उस y को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 9, 2y इक्वल टू 9/9, सॉरी, तो y इक्वल टू 9/2। ठीक, तो ऑप्शन तीसरा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है, एक बहुपद है, ठीक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड x+2 है, और जब इस बहुपद में x-2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। ठीक, ए और बी का मान बताइए। देखिए, एक इसका जो फैक्टर है वो दिया हुआ है क्या, x+2 जो है इसका एक फैक्टर है। जब इसका फैक्टर होता है उसका मतलब इसमें जब डिवाइड किया जाएगा तो वो 0 के इक्वल रहेगा। तो x इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू -2 आया। इस इक्वेशन में पहले -2 रखते हैं। ठीक, तो a इंटू -2 का होल क्यूब प्लस b इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 और -6 इक्वल टू 0। ये 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा। ये 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार आपस में प्लस कर देंगे माइनस मिलकर के, लेकिन तीसरी बार वाला माइनस रहेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 8a क्यूब, सॉरी क्यूब की जरूरत नहीं रहेगी अब,
प्लस 2 दूना 4b -2 -6 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे -8 प्लस 4b माइनस का 8 है इधर, -2 -6 ऐड होंगे तो माइनस का 8 रहेगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई। अगली बार में बोला गया है जब इस बहुपद में x-2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। देखिए अगर किसी संख्या में हम मान लीजिए कि ये 14 है, ठीक है, इसमें हमने बोला कि जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेष बचता है। ठीक, 10 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम कि कोई रिमाइंडर ही ना बचे। इसको अगर हम पहले से 4 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दें इससे 4 को, तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। उसीलिए इसी टाइप से यहाँ देखते हैं शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो इसमें और 4 हम घटा देते हैं, ठीक, अपनी तरफ से। तो अब शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए, तो x-2 जो है ये भी इसका फैक्टर बन जाना चाहिए। x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अब 2। अब 2 इस इक्वेशन में रखते हैं, यहीं से देख लीजिए a इंटू 2 का होल क्यूब प्लस b 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, और ये 4 जो है माइनस का और इसके साथ ये मिलकर के माइनस का 10 बना देंगे बराबर 0। ठीक, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8a प्लस 2 दूना 4b। ठीक, माइनस का 8 इधर भी रहेगा तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8। अब एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सीधे ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड करने पे भी क्या हो जा रहा है कि ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लिख लेते हैं -8a प्लस 4b इक्वल टू 8। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8b इक्वल टू 16 आया, तो इसको 8 से ये 2 टाइम जाएगा, तो b इक्वल टू 2 आ गया। b इक्वल टू 2 एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन लगा देते हैं। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है एक अनुवासी किंतु आवर्ती दशमलव। अनुवासी मतलब होता है जो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, आवर्ती मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत बोल सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। किंतु आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी? प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं 1 2 3, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकती। परिमेय संख्या जो होती है वो शांत होती है, या उसे टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, तो ये नहीं हो। पूर्णांक में ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कभी फ्रैक्शन में जाएगा नहीं। तो ऑप्शन इसका ही सही है। एक जो परिमेय संख्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और रिपीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, एक आप चाहें तो नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि नंबर कैसे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर है। और इन्हीं के साथ जब हम जीरो को ले लेते हैं तो आ जाता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर 1 2 इतने नंबर। ठीक है, फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक जिसे बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे पूर्णांक दिए हुए। पूर्णांक में प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, जैसे -3 -2 1। ठीक, तो ये सभी पूर्णांक है। जीरो जिसमें पूरा अंक हो, कोई फ्रैक्शन की बात ना कही जाए, ये पूर्णांक। फिर आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल को परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक, दो टाइप, रेशनल और इरेशनल। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इनको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि सारे नंबर, जैसे 2 है, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/2, कुछ भी हो, समझे? तो ये सब रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन ये जो है ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं।
ठीक है, जैसे इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा 4/5, तो इरेशनल नंबर है क्योंकि ये 0.8 अब यहीं पे समाप्त हो। इरेशनल नंबर जो है, जैसे आपने देखा होगा 22 पाई पाई की वैल्यू क्या होती है, कम से कम 22/7 होती है। ये कभी खत्म ही नहीं होती है, ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग भी नहीं हो सकते हैं रिपीटिंग। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है, एक चित्र दिया है आपके सामने। दिए गए चित्र में पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा, और पी टी स्पर्श रेखा है। ठीक, पी टी 5 सेंटीमीटर है, पी टी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, पी ए यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पी ए बी की लंबाई पूछी गई है। देखिए इसके लिए सीधे एक फार्मूला होता है, पी टी स्क्वायर इजिकल टू पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पी बी है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है। ठीक, इसको इधर से नहीं लेंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है, पी टी दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर इजिकल टू पी ए दिया हुआ है, पी है 3 इंटू पी बी निकाल लेंगे, तो ये आएगा 25, और 3 इधर आएगा तो 3। पीबी की लंबाई क्या आ गई, पीबी इजिकल टू 25/3, लेकिन हमसे पीबी नहीं ए बी पूछा गया। तो देखिए जो पीबी है यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, 25/3। हमसे पूछा कितना गया, ए बी, तो इससे हम अगर पी ए को घटा दें तो आ जाएगा 25/3 माइनस पी ए कितना दिया हुआ था, 3 इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, ये 25 - 9 डिवाइड बाई 3, 3/3 इक्वल टू ए बी। पहला सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर छेद कर रहे हैं। ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि डी ए सी, डी ए सी, बी सी डी, डी, और ये डी है, डी ए सी इस एंगल की बात कर रहा है, 32 डिग्री। ठीक, और ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल जो है, ये कितने डिग्री है, 70 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है डी बी सी, डी बी और सी इस एंगल को से पूछा गया। देखिए ये जो एंगल है, ये इधर अब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये अगर एक लाइन है और ये 70 डिग्री का एंगल बना चुकी है, तो ये एंगल बनेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये बनाएगी 110 डिग्री का एंगल। इसके जो सामने का एंगल रहेगा इसे शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 110 डिग्री का। वैसे इस लाइन से भी देख सकते थे, ये भी एक सीधी लाइन है, ये भी 110 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब ये इस ट्रायंगल के दो एंगल हमें मिल गए, तो तीसरे एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, 110 प्लस 32 हो गया 142, 142 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से, तो ये आएगा 38 डिग्री। ये अभी एंगल आया कौन सा, ये। अब आप देख रहे हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, डी सी और ए बी। ठीक, और इनको एक ये तिर्यक रेखा ये बी डी कट कर रही है। ठीक, तो इनके जो ये कोण है एकांतर कोण बोलते हैं इनको, 38। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक, इसलिए इस एंगल की भी माप कितनी हो जाएगी, 38 डिग्री। एक तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सही है ये। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है ए की पावर एम, एम की पावर एन इक्वल क्या है, ए की पावर एम
और पूरे होल ब्रैकेट की पावर n। ठीक है, तो इसको आगे हम खोल देते हैं, a की पावर m की पावर n। ठीक, इक्वल टू, इस टाइप की जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a की पावर m इंटू n। बेस दोनों को सेम है तो इनकी घात को कंपेयर करने पे m की पावर n इक्वल टू एम एन। ठीक, अब m की पावर n इक्वल टू m को इधर m मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में लेके इक्वल टू n। अब ये नीचे इसकी पावर 1 है। ठीक है, क्या करेंगे, m की पावर n माइनस 1। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, नीचे इसकी पावर 1 थी और ऊपर ले जाएंगे इसको तो 1। अब ये आया n। ठीक, अब एक साइड से अगर किसी घात को हटाते हैं तो दूसरे साइड 1 अपान में चली जाती है, तो m इक्वल टू, इधर n था और इधर पावर उधर से इस साइड आएगी तो हो जाएगा n-1। ऑप्शन इसका चौथा सही है। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे ये लिखा 4 की पावर 3 और इधर x लिखा है, तो ये 4 इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 भी। ठीक, वही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दिया है 1-1/5 ब्रैकेट 1-1/6। देखिए, एक सीरीज है, बहुत ही आसान है, इसको आप पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। क्या है 1-1/5, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका हर बराबर करेंगे तो 5 × 5, तो 5-1/5 आया 4/5। ठीक, अगर नेक्स्ट को सॉल्व करें 1-1/6 तो क्या आएगा, 6 से 1 जाएगा, 6-1/6 आ जाएगा 5/6। ऐसे अगले को अगर सॉल्व करेंगे 1-1/7 करेंगे तो आएगा 6/7, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक कम आ रहा है, हर से अंश एक कम, और ये पूरी सीरीज जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या बनेगी, 4/5 इंटू 5/4, 5/6 इंटू 6/7 चली जाएगी। लास्ट में क्या देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर रहता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कितना है 100, उससे ये एक कम आएगा, कितना 89। तो वो आप देख रहे हैं कि इस साइड से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इधर जो ये इधर 90 रहेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 4/100। ठीक, इसको कट कर लेंगे, 4 की टेबल से 25 आएगा, 1/25 आंसर आया थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है x की पावर, x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसमें आसानी रहेगी अगर हम किसी वैल्यू को मान लें। आप ये देखिए, मान लीजिए कि हमने x की वैल्यू मान ली 0.5, 0.5 मतलब 1/2। ठीक, अब आप इसमें इसको पुट कीजिए, अब 1/2 है, x 1/2, 1/2 की पावर अगर हम 100 करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर तो एक ही रहेगा। ठीक, क्योंकि एक का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, नीचे की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 2 4 6 8 ऐसी बढ़ती चली जाएगी, 2 की पावर 100 हो जाएगा। ठीक, तो और ये संख्या जो है एक से छोटी आएगी, क्योंकि जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये 0.000 करके मतलब एक से छोटी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बोला हो तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, इसकी बात करते हैं, तो जैसा ये 101 में होगा, 100 में होगा, वैसे 101 में भी होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये देखिए, अगर कोई वैल्यू एक से छोटी है, ठीक, और उसकी घातें, और अगर उसको और स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए जैसे ये 1/2 है, ठीक है, इसकी पावर हमने कर दिया 1, और ये 1/2 है, फिर इसकी पावर कर दी 2। ठीक, तो क्या होगा, ये आया 1/2 और ये आया 1/4, तो ये तो और छोटा होता जा रहा है, तो इस जिसकी घात छोटी होती जाए तो बड़ा कैसे होगा, तो ये भी ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये इससे एक घात कम है तो एक बार कम इसमें 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, दिया हुआ साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाए। 2/5 होना किसी नंबर का मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो अपने आप में पूरा नंबर होगा। ठीक, कंप्लीट नंबर, तो इसको 100% मान लेते हैं। ये कितना है
जब इसको 100% मानेंगे तो ये 40% हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज दिया हुआ। और एक साल में कितना मिल रहा है? 8%। जब एक साल में 8% मिल रहा है तो कितने साल में 40% मिलेगा? तो 5 साल में। ठीक, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई जो प्रिंसिपल है वो x है, और जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया है 2x/5। ठीक, तो फार्मूला हमारा सीधे होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। SI यहाँ पर दिया है 2x/5 इक्वल टू x हमने वैल्यू मानी है, और R हमें फाइंड करनी है। सॉरी, R दी हुई है 8%, और समय हमें फाइंड करना है 100। ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से इधर 4 आएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 25, और 5 से फिर ये कट हो जाएगा तो आएगा 5। तो ये 1 इक्वल टू T/5 आया। तो T इक्वल टू इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 5 ईयर्स। ठीक, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इतने में को गुणा करने के बाद जो गुणनफल वो एक पूर्ण घन होगा। पूर्ण घन कब होती है? कोई नंबर मान लीजिए कि ये 2 है, तो जब इसमें 3 पेयर बनेंगे तब जाकर के ये पूर्ण घन होगी। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तो है ही नहीं, एक भी जब 2 नहीं है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से कैसे आएगा? अगर इसमें पहले से 4 होता, ठीक है, तो इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई करने से ये 2 का बन जाता। तो ये 2 का नहीं बनेगा। और 3 में भी 6, 6 में भी 2 और 3 आते हैं। ठीक, तो इसमें भी 2 नहीं है तो ये भी इसका नहीं बनेगा। अब ऑप्शन आपके पास 2 बचे, या तो ये ऑप्शन इसका पहला सही होगा या तीसरा सही होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत आसान होता है। इसके जो जितने यूनिट हैं इनका सम कर देते हैं, वो अगर 3 से डिविजिबल होता है तो भी ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको ये हम लोग देखेंगे, ये 3 3 तो ये 3 से डिविजिबल ही हो जाएंगे। अब ये आएगा 7 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5, इसमें 2 रिमाइंडर बच गया, तो 2 रिमाइंडर इसी में बच गया है। तो इसके साथ अगर 2 और होते, मान लीजिए 3 × 3 और होता है इसके साथ, तब जा करके ये ऑप्शन बन सकता था कि इसमें 1 और 3 का मल्टीप्लाई करके एक घन बना। इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये सही होगा पहला ही, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं। हम इसको वैसे सॉल्व करके भी दे सकते हैं। 3 3 2 7 5, फैक्टर कर लेते हैं। 5 से करते हैं, 5 6 जा आया, फिर 5 6 जा आया, फिर 5 5 जा, फिर 5, फिर से 5 से करते हैं। 5 1 3। ठीक, अब ये जो होता है 11 का होता है, आपको पता होगा। 121 आएगा, फिर से 11 11, फिर से 11, तो ये 1 आया। लेकिन इसमें किसकी कमी है? एक 5 की। ठीक, एक 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 5 का एक पेयर निकल आएगा यहाँ से, और एक 11 का पेयर निकल आएगा, तो ये 55 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें 30 हैं, अगर हम 30 को सॉल्व करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। इसलिए बहुत लोगों का ये सुझाव आया था कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, तो इसको हम 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, और 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में रहेंगे। ठीक है, तो आपका अगर कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो का है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है जो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती है। ठीक है, ये पूछा गया था, नहीं आती है, और मैंने इसको कौन सी आती है देख के इस ऑप्शन को टिक कर दिया था, जो कि गलत है। कुछ लोगों ने इसको बताया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखते हैं, इन दोनों के बीच में अगर आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.6, और इसकी आएगी 0.8। तो हम चेक करते हैं, इसकी वैल्यू तो 0.66 आ रही थी, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो ये 0.6 टाइम जाएगा, उसके बाद भी कुछ जाएगा, 8 तक नहीं जा रहा, तो ये भी होगी इसके बीच में। तो ये तो 0.7 ही हो रहा है, तो ये भी इसके बीच में आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन चौथा। ये चौथा ऑप्शन सही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो आपकी अगर और भी कोई क्वेरी हो या फिर कोई गलती हुई हो वीडियो में तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।